Hello everyone, welcome back to my channel. अभी तक we have completed chapter 1, that is basic introduction to accountancy, and chapter 2, that is basic accounting terms. अब हम chapter 3 start करने जा रहे हैं, that is accounting principle. ये actually theoretical topic है, but yes, बहुत important है, and इससे exams में question भी definitely आते हैं. So let's start our today's class. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल? तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, पहला है अकाउंटिंग और दूसरा है प्रिंसिपल. तो अकाउंटिंग हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. और प्रिंसिपल्स क्या हुआ? तो किसी भी तरह का प्रिंसिपल का जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल का मतलब होता है कोई भी रूल. तो हम जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसका एक सेट ऑफ रूल्स है जो हम फॉलो करते हैं, तो उसे ही कहा जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो आप डेफिनेशन देख सकते हो, लाइक अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल that an organization follow when reporting financial information. A number of basic accounting principles have been developed through common usage. They form the basis upon which the complete suite of accounting standard has been built. ठीक है, तो ये तो क्लियर है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहाँ दो चीजें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्रिंसिपल इज टूल्स जो हम फॉलो करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. नाउ आई हैव वन क्वेश्चन. बिजनेस मेरा है, ओनर हम हैं, तो हम कोई भी रूल फॉलो करना चाहते हैं अगर, तो इसमें किसी और को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आंसर इज, फर्स्ट चैप्टर में वी हैव सीन डिफरेंट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अब अगर कोई कॉमन रूल या कोई कॉमन प्रोसेस नहीं होगा तो हर यूजर कैसे समझेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? कि हर कोई अपने अकॉर्डिंग अपने स्टाइल से वो डिकोड करना चाहेगा इस इंफॉर्मेशन को, कि इस तरह से एक मिस इंटरप्रिटेशन या रॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाएगा. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक कॉमन रूल बनाया गया है क्योंकि सभी कोई फॉलो करता है, सो दैट किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो उससे आउटकम सेम कंक्लूड किया जाए. तो अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए. सबसे पहला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी बेस्ड ऑन रियल assumptions, should be followed consistently, should reflect future prediction, और लास्ट है should be informational to users. तो इसका क्या मतलब हुआ? बेस्ड ऑन रियल एजम्पशंस. तो एजम्पशंस में क्या होता है कि हम जो भी चीज एस्टिमेट करते हैं, तो अगर हम कुछ ऐसा एजम्पशन मान के चल रहे हैं, कुछ ऐसा एस्टिमेट कर रहे हैं जिसका फ्यूचर में होने का चांसेस बहुत कम या ना के बराबर है, तो दैट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. इसी तरह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए. इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन. तो जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इसका अलग अलग मेथड होता है. सपोज करो फर्स्ट ईयर हम चार्ज कर रहे हैं कोई भी, लाइक जैसे कि अभी बिगिनिंग ऑफ द क्लासेस है तो आपको इतना मीनिंग नहीं पता होगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है. तो अभी आप मान लो कि मेथड 1 और मेथड 2, ठीक है. तो अब मान लो प्रीवियस ईयर में हमने डिप्रिसिएशन फॉलो किया था मेथड 1, तो उस अकॉर्डिंग हमारा 1 लाख का एसेट था, उसपे की 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो 10,000 डेप्रिसिएशन हुआ. उस अकॉर्डिंग आफ्टर 1 ईयर 90,000 हमारा वैल्यू बचा. ठीक है. अब नेक्स्ट ईयर फिर से हम अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं तो चांस तो क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट ईयर फिर से हमारा डेप्रिसिएशन 10,000 हो जाएगा, और उसके बाद थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 80,000 इसका बुक वैल्यू बचेगा. लेकिन मान लीजिए हम मेथड 2 फॉलो करते हैं, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड. तो उसमें क्या होगा ना कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 लाख का एसेट है और इस पे हम 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, तो आपको फर्स्ट ईयर 90,000 बचेगा. लेकिन सेकेंड ईयर में फिर क्या हो जाएगा कि 90,000 का 10%, 90,000 का 10%, दैट इज 9,000 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज होगा.
तो एज ए रिजल्ट बुक वैल्यू हमारा 81,000 बच जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बुक वैल्यू फर्स्ट मेथड में 80,000 हो रहा है, और सेकंड मेथड अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा बुक वैल्यू 81,000 हो रहा है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जो है कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। लाइक अगर हम फर्स्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमें उसके साथ कंटिन्यू रहना चाहिए, या अगर सेकंड कर रहे हैं तो उसके साथ कंटिन्यू रहना चाहिए। हर समय चेंज करना इज नॉट गुड ऑप्शन। ये इससे क्या है, आपका प्रेजेंटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लोगों को समझने में दिक्कत होगी। इसके बाद तीसरा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो जब भी हम कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो वी शुड टेक इट इनटू कंसिडरेशन कि हमें एक फ्यूचर ट्रेंड मिले। लाइक अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है और अभी कुछ ऐसा हो रहा है, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका एक एस्टिमेट किया जा सके, उसका एक अंदाजा लगाया जाए। द लास्ट वन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी इंफॉर्मेशनल टू यूजर। मतलब हम जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं उससे हमें मैक्सिमम कोशिश करना चाहिए कि बेस्ट एंड वेरी क्लियर इंफॉर्मेशन हम पास कर सकें टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अच्छे से इंफॉर्मेशन देने के लिए हम अपना कॉस्ट इनकर ज़्यादा कर दें या अपना एक्सपेंसेस बढ़ा लें। दैट शुड नॉट बी द केस। तो इंफॉर्मेशन जो भी हम यूजर्स को प्रोवाइड करेंगे, दैट शुड बी डन इन ए फिजिबल मैनर। तो आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंफॉर्मेशनल बनाने के साथ साथ उसका फिजिबिलिटी भी मेंटेन रखना है, ज़्यादा कॉस्ट इनकर नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो फीचर्स में क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहला तो ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैनुअल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है इंसान ही बनाया है, बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाया, हम लोग ही बनाया है, इट्स मैनुअल। उसके बाद क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। मतलब कि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम उसको चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग से चेंज किया जा सकता है, ये एक फ्लेक्सिबल है। तीसरा है आपका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेबल। तो जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है जनरली हर तरह के बिजनेस इसे एक्सेप्ट करते हैं। और एक और पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स जो भी है उसको एकदम कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। सेम पॉइंट हमने यहाँ भी देखा है, तो फॉलोड कंसिस्टेंटली। तो ये सेकंड पॉइंट है, फॉलोड कंसिस्टेंटली, उसे ही हम यहाँ पे लिख रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल और यूनिफॉर्म। उसके बाद है आपका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। तो मेनली हम किसी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, या फिर आप कह सकते हो अकाउंटिंग एजम्पशन, और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अब ये अलग अलग जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये क्या होता है। तो इसमें क्या है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है, अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है इसको आप कह सकते हो, इट्स अप्लाइड इन एवरी बिजनेस। इट्स अप्लाइड इन एवरी बिजनेस, मतलब कि अदर वर्ड आप कह सकते हो कि इसका एक लीगल एक्सेप्टेंस है। ठीक है। उसके बाद फिर है आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है ना, ये जो है डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। मतलब वेरी बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। और क्योंकि ये बिजनेस टू बिजनेस वैरी करता है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन यूजेस आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कस्टम। लाइक जो बिजनेस ओनर करता आ रहा है वही चीज वो कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है। ओके। तो उसके बाद है अब आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन टोटल ये
तीन तरह का है। सबसे पहला हो गया आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, दूसरा हो गया आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, और तीसरा हो गया आपका एक्रूवल कंसेप्ट। तो पहला है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हम मान के चलते हैं कि कोई भी बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे, टाइम चेंज होगा, बट बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। एक्चुअल में हो सकता है कि 2-3 साल में या थोड़े टाइम में बिजनेस क्लोज हो जाए, बट हम मान के चलते हैं कि बिजनेस विल रन फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है। सेकेंड है आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का एग्जांपल अभी हमने तुरंत देखा था, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है कि एसेट का वैल्यू टाइम के साथ कम होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, बिल्डिंग। और हाँ, अगर वैल्यू कम होने का बात हो रहा है तो मैं बिल्डिंग बोल रहा हूँ, लैंड नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि लैंड का वैल्यू समय के साथ अप्रिसिएट करता है, दैट इज बढ़ता है। बट बिल्डिंग का वैल्यू समय के साथ घटता है। ठीक है। तो बार बार अपने को मेथड चेंज नहीं करना है। डेप्रिसिएशन का वेरियस मेथड्स होता है, बट बार बार हमें डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज नहीं करना है, एक बार अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका एक्रूवल कंसेप्ट। तो भैया अब एक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है कि बिजनेस में दो तरह का ट्रांजेक्शन होता है, आइदर कैश या फिर क्रेडिट। तो एज पर एक्रूवल कंसेप्ट हर ट्रांजेक्शन को उस पीरियड में रिकॉर्ड करना है जब वो हुआ है, ना कि जब उसका पैसा मिला है। तो इसे हम एक्रूवल कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है। तो इसे अब हम स्क्रीन पे देखते हैं। तो सबसे पहला हो गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था अभी, एज्यूम दैट एन एंटरप्राइज हैज एन indefinite life or existence. It is assumed that business has neither intention to liquidate or nor to scale down its operation significantly. दूसरा हो गया आपका consistency assumption. So, according to this assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. मतलब change नहीं करना है बार बार. This will ensure meaningful study of the performance of the business for the number of years. और ये भी है कि कंसिस्टेंसी assumption does not mean that a particular practice once adopted cannot be changed। मतलब अगर हम कोई एक मेथड अडॉप्ट कर लिए हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसको कभी चेंज ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन या फिर अगर एज रिक्वायर्ड बाय लॉ अगर हमें चेंज करना पड़ेगा तो हम कर सकते हैं, बट दैट शुड बी fully disclosed in the financial statement along with its effect on income statement and balance sheet। मतलब हम चेंज कर सकते हैं फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, बट उसे हमें नोट्स टू अकाउंट्स में मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंटिंग नोट्स में हमें शो करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट एक्रूवल कंसेप्ट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसा कि हमने देखा था। वन, सबसे पहला हो गया कैश बेसिस होता है और दूसरा होता है एक्रूवल अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो जब भी पैसा आता है तब हम रिकॉर्ड करते हैं, और एक्रूवल बेसिस में क्या होता है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज एंड व्हेन दे आर ड्यू एंड नॉट ऑन रिसीव बेसिस। मतलब कि अगर हम कोई काम किए हैं और अगर उसका पैसा मेरा बनता है या फिर पैसा ड्यू हो गया है तो फिर हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो अनपेड रेंट। एक मिनट, यहाँ पे आपका अनपेड रेंट इज एक्रूवल हो जाएगा। मतलब कि अगर हम इस महीने का बिल्डिंग यूज कर लिए, इस महीने हमने बिल्डिंग का सर्विस ले लिया, बट हमने रेंट पे नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि हम जब रेंट पे करेंगे तभी उसे बुक में दिखाएंगे। हम एज अनपेड रेंट या फिर एक्रूड रेंट में इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हैं। ठीक है। अब आगे है आपका अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट में सबसे पहला है आपका सेपरेट बिजनेस एंटिटी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिजनेस अलग है और उसका ओनर अलग है। इसलिए ओनर जो पैसा लेके आता है बिजनेस में, दैट इज एज अ कैपिटल, उसको बिजनेस जो है लायबिलिटी की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि बिजनेस को उसी पैसे को फिर ओनर को लौटाना है विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो या फिर आप प्रॉफिट भी बोल सकते हो। ठीक है। तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। Business transactions are recorded in the books of account from the business point of view and not from the owner point of view। ठीक है।
ओनर being regarded separate from business are considered as creditor of the business. creditor of the business का मतलब क्या है कि बिजनेस में जो कैपिटल लगाया है वो बिजनेस को वापस रिटर्न करना है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। यही चीज हमने अभी डिस्कस किया। According to money measurement principle, transactions and events that can be measured in money terms are recorded in the books of accounts of the enterprises. तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको कि हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं तो सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना है। अगर कोई भी ऐसा इवेंट या ट्रांजैक्शन है जिसको कि मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता है तो दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। यही कह रहा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपका मैनेजर सडनली से रेजिग्नेशन दे देता है, उसके अंडर कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो अब मैनेजर या फिर आप कह सकते हो आप चेंज इन ड्यू टू चेंज इन मैनेजमेंट कुछ तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उस प्रोजेक्ट पे। तो हो सकता है कि कुछ लॉस हो जाए, बट कितना लॉस हो रहा है ये एग्जैक्ट अमाउंट तो आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो आप। तो ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर आप कह सकते हो जिसका एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट मॉनेटरी वैल्यू पता चल सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में क्या कह रहा है कि लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीरियड्स ऑफ 12 मंथ नॉन एज अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली दो तरह का हम लोग पीरियड मान के चलते हैं। सबसे पहला जिसे हम बोलेंगे कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर, और दूसरा हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर ईयर का क्या है कि जनवरी टू दिसंबर होता है, और फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से नेक्स्ट मंथ, सॉरी अप्रैल से नेक्स्ट ईयर मार्च तक होगा। तो अब ये जो कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड का, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये क्यों है? दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हम गोइंग कंसर्न में मान के चलते हैं कि बिजनेस जो है इंफिनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक या इंफिनाइट पीरियड तक चलता रहेगा। तो अब बिजनेस क्योंकि लंबे समय तक चलता रहेगा तो अभी हमें एक पीरियड से तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, सो दैट बिजनेस का परफॉर्मेंस, प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकें। अदरवाइज बिजनेस जब तक चलता रहेगा उसके बाद अगर प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है तब तो देर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग सच कैलकुलेशन। तो पूरे बिजनेस के लाइफ को, पूरे बिजनेस के टेन्योर को हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। दैट इज एवरी फाइनेंशियल ईयर हम बिजनेस का परफॉर्मेंस, प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। मतलब कि बिजनेस में जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, जिस रीजन से हो रहा है, दैट शुड प्रॉपरली बी डिस्क्लोज। ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल द रीजन फॉर लो टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर हमारे कंपनी का लो सेल्स हो रहा है, सेल्स कम हो रहा है, तो उसका क्या रीजन है, दैट शुड बी डिस्क्लोज। और इसका आप एक अदर एग्जांपल भी समझ सकते हो। सपोज करो कि एक कंपनी है, ठीक है, जिसका कि 50 लाख, 50 लाख का कैश इनफ्लो, 50 लाख पैसा उसके पास आ रहा है। तो क्या आप इस 50 लाख पैसा आ रहा है देख के आप बोल सकते हो कि कंपनी का कंडीशन फाइनेंशियली ठीक है या खराब है? तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि चलो कंपनी के पास 50 लाख रुपए आ रहे हैं, मतलब कंडीशन कंपनी का बिल्कुल सही है। लेकिन रियलिटी में ये भी तो हो सकता है ना कि कंपनी परचेज की होगी समथिंग ऑफ अराउंड 40 लाख रुपीज। ठीक है। और कंपनी ने सेल किया फिर ओनली 10 लाख रुपीज का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी को 30 लाख का लॉस हो रहा है। तो इवन दो कंपनी को 30 लाख का लॉस हो रहा है, बट कंपनी दिखा रही है कि कंपनी को 50 लाख का कैश इनफ्लो हो रहा है। सो हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? सो ये पॉसिबल हो जाएगा, मान लो कि अगर कोई, ये जो कंपनी है, ये कोई अपना बिल्डिंग सेल करती है, ये अपना बिल्डिंग सेल करती है फॉर 80 लाख रुपीज। तो अब अगर अपना बिल्डिंग 80 लाख में सेल कर रही है और इवन दो 30 लाख का लॉस हो रहा है,
तो 50 लाख का कैश इनफ्लो तो कंपनी इजीली शो कर सकती है। तो अगर वैसे में रियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में ये दिखाती है कंपनी कि हमें 50 लाख का कैश इनफ्लो हो रहा है, तो एक्चुअली तो ये एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। तो वैसे में अकॉर्डिंग टू दिस फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कंपनी को ये डिस्क्लोज करना होगा कि 80 लाख कैश इनफ्लो या ओवरऑल 50 लाख कैश इनफ्लो जो है दैट इज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट एंड नॉट फ्रॉम फोर्थ बिजनेस ऑपरेशन। तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा आपका फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल का कहना यह है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको कि आप डिस्क्लोज करोगे दैट शुड हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ओवरऑल ट्रांजैक्शन। सपोज करो कोई इन्वेस्टर है जो आपके पास आया है, वो आपके बिजनेस में 100 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। तो अब अगर आप उसको मान लो 10 रुपीज या 20 रुपीज का कुछ स्नैक्स या कुछ बिस्किट वगैरह खिलाते हो, तो इट इज नॉट एट ऑल रिलेवेंट कि आप उस 10 या 20 रुपीज को रिकॉर्ड करो। क्योंकि अगर आप उस 10-20 रुपीज को रिकॉर्ड करते हो तो आपका ओवरऑल अमाउंट जो है 100 करोड़ एंड 10 रुपीज हो जाएगा। क्योंकि 10 रुपीज कोई मैटर तो नहीं कर रहा है 100 करोड़ के सामने, लेकिन फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करने में या फिर बैलेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वैसे में जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट जिसका कि कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ओवरऑल ट्रांजैक्शन में, बेटर है उसे हम इग्नोर करके चलें। तो यही चीज रियलिटी प्रिंसिपल में बताया गया है। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इट्स अ कॉमन सेइंग कि डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। मतलब अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है या किसी तरह का मार्केट में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कि किसी कारण की बिजनेस लॉस में जा सकता है, तो आप उस कंडीशन को उस चीज को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आप उस चीज के लिए प्रोविजन बना सकते हो। दैट कैन बी डन। बट अगर आपको लगता है कि ऐसा करने पे 5 साल बाद हमें प्रॉफिट होगा, तो यू कैन नॉट टेल इट टू एवरीवन कि हाँ भाई ये कर रहे हैं तो 5 साल बाद अब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट शायद ना भी हो, लास्ट मोमेंट में कुछ भी चेंज हो सकता है। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल का मेन फोकस यही है कि रिकॉर्ड ऑल द फ्यूचर लॉसेस या फिर ऑल द प्रोबेबल फ्यूचर लॉसेस, बट डोंट रिकॉर्ड एनी प्रोबेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट शैल ओनली बी रिकॉर्डेड वंस इट टेक प्लेस। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। उसके बाद फिर है नेक्स्ट आपका कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट बहुत सिंपल है, लाइक कॉस्ट कंसेप्ट को आप कह सकते हो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो एज पर दिस कंसेप्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि सपोज करिए आज से 10 साल पहले आप कोई बिल्डिंग खरीदे थे 10 लाख रुपीज में। आई मीन लैंड प्लस बिल्डिंग 10 लाख रुपीज में खरीदे थे, जिसके कि आज का वैल्यू शायद 1 करोड़ है। बट क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू आज 1 करोड़ है, दैट डजेंट मीन कि आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 करोड़ में आप दिखाओगे। क्योंकि वो उसे आप हिस्टोरिकल कॉस्ट का 10 लाख रुपीज ही है, पास्ट में आपने उसे 10 लाख में ही खरीदा था, तो आज भी आपको उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 लाख पे ही दिखाना है। खैर ये तो लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया। अदर देन दैट अगर कोई भी एसेट्स का हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज करो आपका कोई व्हीकल है जिसे कि आप 5 लाख रुपीज में खरीदे थे और उसका यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, तो हर साल 50,000 रुपया आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो वैसे में अगर व्हीकल आपका 2 साल पुराना है और 50,000 पर ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो आपका बुक वैल्यू 4 लाख रुपीज हो जाएगा। एंड इट रियली डजेंट मैटर कि उस टाइम पे उस गाड़ी का मार्केट वैल्यू क्या है। तो जब भी हम बुक वैल्यू ऑफ कार का बात करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी मार्केट वैल्यू ऑफ द कार माइनस डेप्रिसिएशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द लास्ट 2 ईयर। नेक्स्ट है आपका मैचिंग concept. So according to this concept, the expenses of an accounting period are matched against related revenue. It is not relevant when the payment was made or received. This concept should follow while preparing financial statement to have a true and fair view of the profitability and the financial position of the business firm. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो ये हो गया आपका 2023, ये हो गया 2024। तो यहाँ पे आपने परचेज किया था 5 लाख का और यहाँ पे भी परचेज किया था 5 लाख का।
और यहाँ पे आपने सेल किया इसी 5 लाख के सामान को आपने सेल किया 10 लाख रुपीज में, जिसमें कि 5 लाख जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन था। ठीक है, मतलब कि उधार पे ये लोग ले गए थे और 2023 में ये लोग पेमेंट नहीं की। अब क्या है कि 2024 में जो ये 5 लाख का परचेज हुआ था, इसे सेल किया गया फॉर एग्जांपल 15 लाख में। मान लो कि इसका प्राइस मीन्स डिमांड बढ़ गया तो 15 लाख में इसका सेल किया गया। लेकिन अब ये जो 5 लाख रुपीज वाले जो डेटर थे हमारे, ये क्या किए कि 2024 में 5 लाख रुपीज का पेमेंट कैश में कर दिए। तो अब क्या हो रहा है ना कि 2024 में हमें टोटल जो है 20 लाख रुपीज कैश मिल रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि 2024 में हमें 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, या फिर हम ये कहेंगे कि 2024 में हमें 10 लाख का प्रॉफिट हुआ? क्योंकि ये 5 लाख जो है ये तो एक्चुअली 2023 का ही है, जो कि हमें रियलाइज हुआ या फिर जो भी हमें मिला है 2024 में। तो मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि ये जो 5 लाख रुपीज है ये 2023 का है, और इससे रिलेटेड जो खर्चा हुआ था दैट इज 5 लाख का परचेज, ये भी 2023 में हुआ था। तो अब अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो टोटल सेल जो है 10 लाख रुपीज 2023 में हुआ था और परचेज 5 लाख। तो उस अकॉर्डिंग 2023 का प्रॉफिट हो जाएगा 5 लाख और 2024 का प्रॉफिट हो जाएगा ओनली 10 लाख। मतलब ये 5 लाख जो है ये 2023 का है, ना कि 24। तो यही चीज मैचिंग कंसेप्ट में बता रहा है कि जिस साल का रेवेन्यू है उस साल के ही एक्सपेंसेस से उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। So according to this dual aspect principle, every transaction has two aspects. That is, जहाँ पे भी डेबिट होगा वहाँ पे क्रेडिट भी होगा। ठीक है, तो आप इसको डेबिट एंड क्रेडिट भी लिख सकते हो। So every transaction entered into has two aspects, that is डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। मतलब जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो अगर हमें सामान मिलता है तो उतने ही वैल्यू का हम पैसा पे करते हैं, या अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं तो जो हम सेल कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट ही जो पैसा होता है वो हमें मिलता है। तो इट्स ऑलवेज टू साइडेड, एक जाता है एक आता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल एंड आल्सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एंड उसके बाद है आपका लास्ट रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। तो रेवेन्यू रिकग्निशन को आप इस तरह से समझ सकते हो कि रेवेन्यू तभी रियलाइज होगा जबकि राइट टू रिसीव इज established। ठीक है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज established। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कोई कोई ऑर्डर है, लाइक किसी सामान का आपने आपको ऑर्डर मिलता है फॉर एग्जाम्पल 10 जुलाई को। अब आपने उस सामान का मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ करके उसे डिस्पैच कर दिया, डिस्पैच कर दिया फॉर एग्जाम्पल 15 जुलाई को, और फाइनली आपको पेमेंट रिसीव्ड हुआ, पेमेंट आपने रिसीव किया 20 जुलाई को। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसमें से कौन से डेट पे आपको अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। तो क्योंकि ऑर्डर आया 10 जुलाई को, तो अभी तक हमने तो सिर्फ ऑर्डर एक्सेप्ट किया है और उसके बाद हमने ये प्रोडक्ट को डिस्पैच कर दिया 15 जुलाई को। तो ये वो दिन है 15 जुलाई जबकि हमने अपना अपने एंड का कमिटमेंट पूरा कर दिया। अब ये उस तक पहुंचेगा तो फिर शायद वो कैश ऑन डिलीवरी पे करेगा 20 जुलाई को। तो 15 जुलाई इज द डेट जबकि हमने ऑर्डर को डिस्पैच किया। तो इस दिन हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं पेमेंट को रिसीव करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, revenue will be recognized when the obligation to receive the amount has been established, not when the exact amount has been received। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन। सो अकाउंटिंग कन्वेंशन का तो हमने पहले भी देख लिया था कि इट वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, लाइक जैसे जैसे बिजनेस है उनका जो भी
ट्रेडिशनल हैबिट्स है या जैसे वो आज तक फॉलो करते आ रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं. सो इट्स नॉट कंपल्सरी टू फॉलो दिस अकाउंटिंग कन्वेंशन, हाउएवर शुड बी डन फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर गाइडलाइन यूज टू हेल्प कंपनीज डिटरमाइन हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन नॉट येट फुल्ली कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है. उसके बाद दे आर जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटिंग बॉडी बट आर नॉट लीगली बाइंडिंग. मतलब जिसे अकाउंटिंग बॉडी एक्सेप्ट करती है बट लीगली बाइंडिंग नहीं है. अगर आप इसमें कुछ चेंज चाहो तो कर सकते हो. If an oversight organization set forth a guideline that addresses the same topic as an accounting convention, the accounting convention is no longer applicable. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई अकाउंटिंग कन्वेंशन है जो आज तक हम फॉलो कर रहे थे, बट कोई अकाउंटिंग बॉडी जो है सडनली उससे रिलेटेड एक रूल बना देती है कि आज से अब इसे फॉलो करना है, तो वैसे में जो है ये अकाउंटिंग कन्वेंशन विल नॉट बी फर्दर एप्लीकेबल. मीन्स वहां पे फिर जो है अकाउंटिंग कन्वेंशन के जगह पे आपको प्रॉपर अकाउंटिंग रूल या अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा. एंड लास्टली हियर इट इज, देयर आर फोर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग कन्वेंशन, दैट इज conservatism, consistency, full disclosure and materiality. तो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है कि हम जो भी प्रोबेबल लॉस है, जो भी फ्यूचर में लॉस होने का डर है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट होने का चांसेस है तो उसे हम एडवांस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. कंसिस्टेंसी का क्या मतलब हुआ कि जो भी हम मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं उसको हमें कंसिस्टेंटली ईयर टू ईयर फॉलो करना है. फुल डिस्क्लोजर मतलब जो भी हमारे बिजनेस में हो रहा है उसे हमें फुल्ली डिस्क्लोज करना है, सारे इंफॉर्मेशन को सही से करना है, बल्कि विंडो ड्रेसिंग नहीं करना है, किसी तरह का मैनिपुलेशन या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट हाइड नहीं करना है. एंड द लास्ट वन ईयर इज मटेरियलिटी. कोई भी अगर मटेरियल फैक्ट है कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको डिस्क्लोज करना है, और अगर कुछ ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो वी कैन इग्नोर दैट. ठीक है. आगे देखते हैं. तो वही है, अकाउंटिंग कन्वेंशन इज लाइक रूल्स फॉर राइटिंग दो स्टोरीज. दे आर नॉट लॉ बट दे हेल्प एवरीवन राइट फाइनेंशियल स्टेटमेंट द स्टोरी ऑफ बिजनेस इन ए कंसिस्टेंट वे. दिस मेक इट इजियर टू कंपेयर बिजनेसेस एंड अंडरस्टैंड देयर फाइनेंशियल हेल्थ. तो ये तो एक बेसिक सा स्टेटमेंट है जिसका मतलब वही है कि आप अकाउंटिंग कन्वेंशन बिजनेस टू बिजनेस आप वैरी कर सकते हो. आप अपना रूल मीन्स आप जो ट्रेडिशनली बहुत पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो. बट द ओनली प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन इज कि इससे सब कुछ कॉम्प्लिकेट ना हो, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजीली रीड किया जा सके, समझा जा सके. ठीक है. अभी ये जो कंजर्वेटिज्म, सॉरी, अभी जो ये कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी जो हमने शॉर्ट में देखा उसको ही यहाँ पे डिटेल में दिया है. तो कंजर्वेटिज्म क्या हुआ कि दिस कन्वेंशन emphasizes caution when making estimate. Accountants should record all probable loss but should not record and hold off on uncertain gain. मतलब अगर कोई अनसर्टेन गेन है, वो सर्टेन नहीं है, तो बेटर है उसको रिकॉर्ड ना किया जाए, क्योंकि सिचुएशन लास्ट मोमेंट में कभी भी चेंज हो सकती है. बट अगर वही प्रोबेबल लॉस है तो इट्स बेटर कि उसके लिए हम रेडी रहते हैं, कुछ फंड्स बनाते हैं, कुछ प्रोविजन बनाते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंजर्वेटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हरदम आप याद रखिएगा. उसके बाद है आपका नेक्स्ट कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी में यही कह रहा है कि जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हैं बेटर कि उसको जो है कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए, हर साल चेंज नहीं करना है, सो दैट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो. ठीक है. उसके बाद है फुल डिस्क्लोजर. तो इसके एग्जांपल में आपका हो जाएगा लाइक मेकिंग नोट्स टू अकाउंट्स. फॉर एग्जांपल किसी तरह का अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी है, मतलब कि वो लायबिलिटी जो मे बी अराइज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो इट्स बेटर कि हम उसको भी डिस्क्लोज कर दें कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है. उसके बाद लास्ट है मटेरियलिटी. तो एक्चुअली यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओनली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ नीड टू बी रिपोर्टेड. तो इस तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि मटेरियलिटी और फुल डिस्क्लोजर ये अपने में थोड़ा अपोजिट है.
मतलब फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है कि एक एक चीज को आप पूरी तरह से अच्छे से डिस्क्लोज करो। लेकिन मटेरियलिटी क्या बोलता है कि अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो इंफॉर्मेशन मैटर करता है, तभी आप उसको डिस्क्लोज करो। लाइक माइनर डिटेल्स कैन बी ओमिटेड टू अवॉइड क्लटरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लाइक हमने जो एग्जांपल दिया था, 100 करोड़ के सामने 10 रुपए का बिस्किट, तो अब वो 10 करोड़, सॉरी, वो 100 करोड़ के सामने 10 रुपए का बिस्किट, वो सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन राइज करेगा, अदर देन दैट कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इट्स एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, ओके। उसके बाद है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये बहुत सिंपल है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको, एक मिनट, समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, दूसरा है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इम्पोर्टेंट, या आप कह सकते हो रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर, जो कि बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इम्पोर्टेंट और relevant facts and figures for businesses या for business। ठीक है, उसके बाद है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है दैट कैन बी ट्रस्टेड, दैट कैन बी ट्रस्टेड। तो ये कैसे होगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हम उसका एक फिजिकल एविडेंस देखते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉचर। या फिर आप कह सकते हो कि किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए से आप ऑडिट कराते हो। तो ये सब चीज क्या है, इससे क्या होता है, आप रिलाय कर सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, यू कैन ट्रस्ट दैट स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंपैरेबिलिटी। तो कंपैरेबिलिटी क्या हुआ कि मतलब विच कैन इजीली बी कंपेयर्ड, इजीली बी कंपेयर्ड। ठीक है, तो जब भी कंपैरिजन का बात होगा तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहला तो हो जाएगा विथ सेम कंपनी, सेम कंपनी इन प्रीवियस ईयर। या फिर हम बोल सकते हैं कि, या फिर हम बोल सकते हैं विथ अदर कंपनी इन सेम इंडस्ट्री, अदर कंपनी इन सेम इंडस्ट्री। और इसको हम लोग करंट ईयर में भी कर सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में भी कर सकते हैं, मतलब इंटर या इंट्रा कंपैरिजन ऑफ फर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका मटेरियलिटी। तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दैट शुड कंटेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, however minor information that are not relevant can be removed, अभी जो हमने ऊपर में देखा। तो वही है मटेरियलिटी, मतलब important information to be recorded और minor info can be can be ignored। नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फेयर। तो ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन। क्यों, सो दैट फाइनेंशियल पोजीशन
should be correctly analyzed। तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हो गया? मतलब नेटवर्थ, लाइक आपका कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है। तो उस बेसिस पे आपका क्या नेटवर्थ है, आपका क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, वो पता चलता है। ठीक है। एंड द लास्ट वन हियर इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या हो गया ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक सब्सटेंस rather than लीगल फॉर्म। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझते हैं। सपोज करो कि कोई कंपनी है। ठीक है। कोई कंपनी जो है एक एसेट परचेज करता है और इसके लिए कुछ एडवांस पे करता है। फॉर एग्जांपल, एसेट परचेज वर्थ 11 करोड़ रुपीज, 11 करोड़ का एक एसेट खरीदता है। ठीक है। और इसके लिए एडवांस पेमेंट करता है 1 करोड़ का। और उसके बाद फिर कंपनी डिसाइड करता है कि कमिंग 10 इयर्स में ये 1 CR पर ईयर पे कर देगा। तो ये जो सिचुएशन हुआ, ये एक तरह का आपका हायर परचेज एग्रीमेंट हो गया। ठीक है। तो क्योंकि ये एक हायर परचेज एग्रीमेंट हो गया, तो यहाँ पे अब लीगल ओनर ऑफ एसेट कौन हो गया? कंपनी हो गया। कंपनी हो गया जो कि परचेज कर रहा है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अभी अगले नेक्स्ट 10 इयर्स तक जो है 1 CR पर ईयर पैसा जाना है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ओनर नहीं है। ठीक है। तो अगर इस पूरे सिचुएशन को आप एनालाइज करो, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म में आप क्या देख सकते हो ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक सब्सटेंस रेदर देन द लीगल फॉर्म। मतलब कि कंपनी को एक एसेट खरीदना है जिसका प्राइस है 11 करोड़ रुपया, और कमिंग 1 करोड़ रुपीज जो है वो एडवांस कर दिया है, और कमिंग 10 इयर्स ये 1 करोड़ पर ईयर इसको पे करना है। तो इस तरह का जो सिचुएशन हुआ उसे हम हायर परचेज एग्रीमेंट बोलते हैं। तो इवन दो कंपनी हैज एंटर्ड द हायर परचेज एग्रीमेंट, कंपनी तो एसेट का लीगल ओनर जो है वो कंपनी होगा, कंपनी बन चुका है। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बात करें, तो फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स 1 करोड़ पर ईयर पे करना है कंपनी को। इसलिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ओनर अभी भी नहीं है। तो यही चीज सब्सटेंस ओवर फॉर्म में कहता है, जो कि आपका एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड कन्वेंशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कंसेप्ट और कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। एंड टू बी फ्रैंक, अगर सच बोलूं तो फर्स्ट टाइम में शायद आपको अभी ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी है, आप अभी बहुत चीज़ों को रिलेट नहीं कर पा रहे होगे। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसके बाद जो चैप्टर सब आने वाले हैं वो हमारे प्रैक्टिकल चैप्टर होंगे, लाइक जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। तो जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल्स बनाओगे, तो आपको धीरे धीरे थ्योरी का एप्लीकेशन समझ में आएगा। और तब जाके आपको समझ में आएगा कि भाई ये थ्योरी में हमने जो बोला ये क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो अभी टेंशन लेने का कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट ए थ्योरेटिकल क्लास, जो कि आपको अगर
सही बोलूँ तो मैं 25% भी अगर समझ में आ गया है ना, तो दैट्स मोर देन इनफ। बस नाम याद रखिए, सो दैट जब प्रैक्टिकल में हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को, तब आपको समझ में आएगा कि ओके क्या एप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है गाइस, तो आई होप आज का क्लास कुछ तो जरूर ऐड ऑन करेगा आपके स्टडीज में। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रोसेस एंड नो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जो भी प्रोसेस है जो कि अभी तक हमने थ्योरी में पढ़ा है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, रिकॉर्डिंग इनटू जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, बस वही प्रोसेस को समझना है। और फर्दर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, बस बहुत छोटा सा चैप्टर है, आई बिलीव 10 मिनट में हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फोर्थ चैप्टर के साथ, और उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल क्लास या फिर आप कह सकते हो न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।